नमस्ते दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 6 और 7 मई 2024 के करंट अफेयर स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि लेक्चर के एंड में हम लोग आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं और एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये आप जानते हो। तो आपको उसके आंसर्स जो सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। जो हमें 6 और 7 मई 2024 की पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ड्रिप प्राइसिंग को लेके। अगर ये ड्रिप प्राइसिंग आपने नहीं सुना है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि ड्रिप प्राइसिंग जो है ये कितनी खतरनाक और कितनी हिडन होती है। और इसका सिलेबस जो है वो तो इकोनॉमी में जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग की बात है, पैसे की बात है। सेंटर जो है उन्होंने रिसेंटली वॉर्न किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली वॉर्न किया है ड्रिप प्राइसिंग को लेकर, और कहा है कि जो कंज्यूमर्स है यानी हम जैसे जो कस्टमर्स है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज हो सकते हैं इस तरह के हिडन चार्जेस को लेके, जिसको ड्रिप प्राइसिंग कहा जाता है। यानी छुपे हुए कुछ चार्जेस होते हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर्स को ये कहा है कि वो कहीं ना कहीं एनसीएच यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है 1915 इस पे कॉल करें। ज़्यादा असिस्टेंस के लिए व्हाट्सएप करें 8800001915 पे व्हाट्सएप करें अगर उनको ड्रिप प्राइसिंग से बारे में कुछ भी हेल्प लगती है तो। अब ये ड्रिप प्राइसिंग न्यूज़ में ड्रिप प्राइसिंग पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो अब देख लेते हैं ड्रिप प्राइसिंग होती क्या है। देखो, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ड्रिप प्राइसिंग होता है ये एक प्राइसिंग टेक्निक है जो फर्म्स यूज़ करते हैं। कोई भी कंपनी इस तरह की प्राइसिंग टेक्निक यूज़ करती है। वो इनिशियली जब एडवर्टाइज करते हैं तो ओनली पार्ट प्रोडक्ट्स प्राइस दिखाते हैं, यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसकी कुछ ही कीमत दिखाई जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट सपोज अगर 100 रुपये का होगा तो आपको दिखाया जाएगा वो 80 रुपये का ही है, या फिर वो कहेंगे 79 का ही है। बाद में जब आप उसे खरीदने जाओगे तो ऐसे चार्जेस लग के वो बराबर वैल्यू 100 पे पहुंच जाती है। इस तरह के जो चार्जेस होते हैं हिडन चार्जेस, उसको ड्रिप प्राइसिंग कहा जाता है। तो ये यहाँ पे किया जाता है, इसको हेडलाइन प्राइस कहा जाता है। हेडलाइन प्राइस यानी वो प्राइस जो इनिशियली आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है कि ये प्रोडक्ट इतने का है। कंज्यूमर जैसे जैसे प्रोसीड करने लगते हैं, बाइंग प्रोसेस जैसे जैसे खरीदने लगते हैं, तो एडिशनल चार्जेस ग्रेजुअली रिवील किए जाते हैं। तो आपको पता चलते हैं कि भाई अभी इस पर और प्राइस लग रहा है, और प्राइस लग रहा है। और ये जो टेक्निक होती है इस कारण हिडन चार्जेस जो होती है ये सरप्राइज कर सकते हैं कंज्यूमर को कि भाई मैंने जो प्राइस देखे थे वो तो कुछ अलग ही थे और यहाँ पे कुछ अलग ही प्राइजेस में इसको बेचा जा रहा है। तो ये होते हैं ड्रिप प्राइजेस। अब इसकी अगर बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो पहली बात है इनिशियल एडवर्टाइजमेंट। फर्म्स जो होते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं ओनली बेस प्राइस, जितने में उनको वो प्रोडक्ट बनने में लगा है वो एक कीमत डिसाइड करते हैं और वो कीमत आपको बताते हैं बेस प्राइस, जिसमें कोई भी फीस नहीं रखते, जैसे कि बुकिंग के चार्जेस कितने हैं, सर्विस के चार्जेस कितने, क्रेडिट कार्ड फीस क्या है, ये सब नहीं दिखाई जाती है। ये सब एक्सक्लूड करा के आपको सिर्फ बेस प्राइस बताई जाती है। दूसरा इंक्रीमेंटल डिस्क्लोजर, धीरे धीरे आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लगाए जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे खरीदना शुरू कर देते हो। फिर धीरे धीरे वो डिस्क्लोज करते हैं 1 बाय 1 और ड्रिफ्ट, यानी धीरे धीरे आप तक वो पहुंचाना, बायर तक पहुंचाना एट पॉइंट ऑफ परचेस, जैसे जैसे आप खरीदने जाओ। तीसरा कॉमन यूसेज, अगर देखा गया तो ये प्रथा काफ़ी टाइम से चली आ रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है तो ये प्रिवेलेंट है काफ़ी जगह, जैसे हॉस्पिटलिटी, कोई अब अगर जाओगे किसी होटल के इसमें या फिर कहीं रहने के लिए, खाने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक खाने के आइटम्स में बहुत सारा दिखता है। ट्रैवल के इंडस्ट्री में बहुत सारा दिखता है। ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की होगी कि आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और जब आखिरी तक आप उस प्रोडक्ट के प्रोसीड करते जाते हो पेमेंट का, तो आपको आखिर में पता चलता है कि प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं। अगला है कंज्यूमर इम्पैक्ट। तो कंपैरिजन, अगर इट कैन मेक कंपैरिजन शॉपिंग डिफिकल्ट, है ना। तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं कोई भी प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मैं 2 प्रोडक्ट देख रहा हूँ, ए नाम का प्रोडक्ट और बी नाम का प्रोडक्ट। ए नाम के प्रोडक्ट की अगर मुझे कॉस्ट दिख रही है 80 रुपये, बी नाम के प्रोडक्ट की कॉस्ट दिख रही है 90 रुपये। बट हो सकता है ये 80 रुपये का मैं सिलेक्ट कर लूँ और बाद में जाके ये मुझे पता चले कि भाई इसकी कीमत तो 100 रुपये थी, हिडन चार्जेस इतने थे, तो मुझे बी लेना ठीक पर हाँ रहता। ऐसा मुझे पता चलता है बाद में, तो पहले मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं कंज्यूमर्स को, जो कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि भाई देखो हमको पूरी कॉस्ट बताओ कितनी है पहले ही। एग्जांपल की बात करें तो एयरलाइन टिकट, तो एयरलाइन टिकट के जो चार्जेस होते हैं आपको काफ़ी कम दिखाए जाते हैं, विदाउट इंक्लूडिंग बैगेज फ्री उसमें नहीं डाली जाती है। ये एक फॉर्म ऑफ ड्रिप प्राइसिंग है, जो आपको कम दिखाते हैं, आपको ज़्यादा पैसे आपसे लिए जाते हैं। इस तरह से ड्रिप प्राइसिंग जो ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था ये था हिंदुस्तान टाइम्स।
अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ऑक्सीटोसिन को लेके। ऑक्सीटोसिन जो है ये साइंस में ही जाएगा, क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक साइंस से रिलेटेड कुछ नाम होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता ये क्या है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपको ये पता चल जाएगा। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है अगेंस्ट द स्प्यूरियस यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो उन्होंने कहा है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कैटल में यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कैटल डेयरी कॉलोनीज़ में यूज़ नहीं करना चाहिए विद इन द कैपिटल, यानी दिल्ली में ये यूज़ नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। अब कोर्ट जो होता है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल जो है इनको ये कहा है कि वो वीकली इंस्पेक्शन करते रहे और जो केसेस है उसको रजिस्टर करते रहे अगर कहीं भी ऑक्सीटोसिन का यूज़ होते हुए दिख रहा है तो। अब ये ऑक्सीटोसिन हो सकता है खतरनाक ही होगा, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, तभी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बैन कर, यानी इसका यूज़ बंद करने की बात की है कैटल इंडस्ट्रीज़ में। अब देखो कि क्या है ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो इसको लव हार्मोन कहा जाता है, एक तरह से लव हार्मोन कहा जाता है। ये क्रूशियल हार्मोन है। देखिए एक हार्मोन है जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सीक्रेट करती है मैमल्स में, जब वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, उनकी जब ग्रोथ होने लगती है तो ऐसा एक हार्मोन होता है जो ऑक्सीटोसिन नाम का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है ब्रेन में हिपोथैलेमस होता है। हिपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का वो इसे प्रोड्यूस करता है और फिर सीक्रेट करती है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इसको बाहर निकालना शुरू करती है। इसका अगर बात करें तो ये ड्यूअल रोल प्ले करता है, हार्मोन में बोलिए या फिर न्यूरोट्रांसमीटर में बोलिए, ब्रेन से रिलेटेड बोलिए या फिर हार्मोन में बोलिए। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये इसके फंक्शन क्या है, चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन जो होता है इससे हम कहेंगे कि यूट्रस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग लेबर फैसिलिटेटिंग चाइल्ड बर्थ, है ना। तो जब चाइल्ड बर्थ जो होता है उसमें ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। जो यूट्रस होता है, यूट्रस जहाँ से बच्चों का जन्म होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और फिर उससे जो चाइल्ड बर्थ होता है वो आसान हो जाता है। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग यानी हम कहेंगे कि जो दूध पिलाया जाता है बच्चों को, तो ये भी ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज़ करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। तो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। और तीसरा है सोशल बॉन्डिंग। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शंस से जुड़ा हुआ है। ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग की बात करें तो इससे बॉन्डिंग भी बढ़ती है। हमको किसी से प्यार हो जाना या फिर किसी को प्यार हो जाना किसी से, या फिर थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि ये लव हार्मोन है, तो ये ऐसी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा कुछ ये होता है जिससे हम कहेंगे कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ने लगते हैं, ट्रस्ट हमारा जो है वो किसी के ऊपर आने लगता है, हम किसी के साथ इमोशनली अटैच होने लगते हैं। ये जितना भी ये सोशल बॉन्डिंग को भी बढ़ाता है। अब इसके कंट्रोवर्सीज की बैन की कंट्रोवर्सी या फिर बैन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो ऑक्सीटोसिन था इसको मिसयूज़ किया जाता है डेयरी इंडस्ट्री में। ऑक्सीटोसिन का मिसयूज़ जो होता है वो डेयरी सेक्टर में काफ़ी किया जाता है, जहाँ पे हम कहेंगे कि डेयरी यानी आपको पता है जहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी बात। तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक होता है यानी मिल्क कैटल होते हैं, मिल्क कैटल यानी हम कहेंगे जो दूध देने वाले जानवर है, उनमें इंजेक्ट कर दिया जाता है ये हार्मोन। तो इससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि ऑक्सीटोसिन जो होता है इससे कहीं ना कहीं मिल्क जो होता है, मिल्क यहाँ पे रिलीज़ होता है, ब्रेस्ट मिल्क। तो यहाँ पे उन जानवरों में यूज़ करा के ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। दूसरा ह्यूमन हेल्थ कंसर्न, तो ये जो सेम हार्मोन होता है जब इसको कंज्यूम किया जाता है मिल्क के थ्रू, अब मिल्क में वो आ गया, अब वो हमारे अंदर मिल्क के थ्रू जाएगा, इससे हमारी हेल्थ जो होती है वो ख़राब होने लगती है। तो ये दो चीज़ें। तीसरा गवर्नमेंट बैन, अप्रैल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था ऑक्सीटोसिन को यूज़ करना मिल्क कैटल में, यानी जो दूध देने वाले जानवर है उनमें यूज़ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक तरह से एनिमल क्रुएलिटी कहा जाता है, यानी ये ठीक बात नहीं है, यानी उनसे जो दूध का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप ऐसे यूज़ कर रहे हो और ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है अंडर सेक्शन 12 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का। तो ये करना, इसका यूज़ करना ठीक नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक ऑफेंस है। तो इसके जगह क्या करें, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया हुआ है। WHO जो होता है रिकमेंड करता है कि कार्बेटोसिन जो होता है ये यूज़ कीजिए, ये सेफ और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है ऑक्सीटोसिन का। अनलाइक ऑक्सीटोसिन, कार्बेटोसिन जो होता है उसको रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं, उसको ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं और वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर्स में भी। वो हम कहेंगे कि 3 साल तक वो इफेक्टिव रहता है जब उसको 30 डिग्री में सेल्सियस में रखा जाए और 75% रिलेटिव ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिडिटी जो होता है उसमें भी वो रह सकता है, गर्मी में भी वो रह सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन है और इसका इतने हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं है कार्बेटोसिन के, ऐसा WHO ने कहा हुआ है। तो ये है ऑक्सीटोसिन को लेके न्यूज़, और ये जो न्यूज़ था इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया।
अगला जो हमें करंट अफेयर या न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एक चैलेंज है सबसे मेन, बैलेंस्ड इन यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करें क्या उसमें बराबर बैलेंस बना है कि नहीं, इसके ऊपर न्यूज़ है। तो ये एग्रीकल्चर पे जाता है सिलेबस, क्योंकि फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। तो एक फिस्कल ईयर जो है जो मार्च में ख़त्म हुआ, मार्च 2024 में। आपको पता है जो फिस्कल ईयर जो होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कब से कब तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और वो चलता है हर साल 31 मार्च तक। तो ये अभी ख़त्म हुआ है 2023-24 का। यहाँ पे आपको देखने मिला है कि जो यूरिया है, यूरिया के कंजम्पशन जो है उन्होंने रिकॉर्ड हिट किया है, यानी 35.8 मिलियन टन्स यूरिया यहाँ पे यूज़ हुआ है अगर देखा गया तो, जो कि 16.9% ज़्यादा है, क्योंकि 30.6 मिलियन टन यूज़ हुआ था 2013-14 में। तो ये जो ईयर है ये वही ईयर है जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है ये पावर में आई थी, और तब से अभी 16.9 हायर आपको देखने मिल रहा है यूज़ ऑफ यूरिया। तो की टेकअवेज देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंजम्पशन ऑफ यूरिया की, तो मेनली अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हैं कि यूरिया जो होता है उसमें 46% नाइट्रोजन जो है वो एक तरह से अगर देखा गया तो ये एक्चुअली फेल ड्यूरिंग 2016, 17 एंड 17, 18। यहाँ पे हम कहेंगे कि कैसा होता है कि पहले नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो नाइट्रोजन का यूज़ करना कम किया गया यूरिया में, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंडेटरी कोटिंग यहाँ पे मैंडेटरी की थी कि जितना भी यूरिया है, यूरिया एक तरह से फर्टिलाइज़र होता है, जब हम खेती करते तो उसमें यूज़ होता है। तो यूरिया में कहीं ना कहीं नीम ऑयल की कोटिंग ज़रूरी कर दी थी 2015 से। तो तब से देखने मिला कि नाइट्रोजन वाला यूरिया जो है ये इसका कंजम्पशन गिरा है 2016, 17 और 17-18 में, ये देखने मिला। नीम कोटिंग जो होता है वो इसीलिए है क्योंकि इलीगल डाइवर्जन ना हो, यानी हाईली सब्सिडाइज यूरिया जो होता है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी लोग लेके जा रहे थे यूरिया को। यूरिया होता क्यों है? यूरिया इसीलिए है ताकि लोग कहीं ना कहीं खेती के लिए यूज़ किए, खेती के लिए यूज़ करें, इसलिए गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट आपके कुछ पैसे पे करती है उसके ऊपर, ताकि आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें। और लोग क्या करते थे कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ करते थे, जैसे प्लाईवुड के लिए यूज़ कर रहे, डाई के लिए यूज़ कर रहे, कैटल को फीड कराने के लिए यूज़ कर रहे, या फिर सिंथेटिक मिल्क बनाने वाले जो है वो इसका यूज़ कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहेंगे कि इसका एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। नीम ऑयल जो होता है वो एक माइल्ड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, यानी हम कहेंगे कि वो नाइट्रोजन को रिलीज़ करता है बट एकदम से नहीं करता है, मोर ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से होता है। नाइट्रोजन निकलता है बट ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, और हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉइल अच्छी रहना ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन कोटेड रहा तो अच्छा रहता है, नाइट्रोजन का यूज़ अच्छा हो सकता है। इस कारण यूरिया की बैग्स जो होती है पर एकड़ जितनी लगती थी उससे कम लगेगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसमें नीम कोटिंग का यूज़ करें, जिससे नाइट्रोजन जो होगा धीरे धीरे रिलीज होते रहेगा और कम यूरिया में भी हमारा काम हो जाएगा। तो कंपलसरी नीम कोटिंग करने के बाद भी, और गवर्नमेंट जो रिड्यूस कर रही थी बैग साइज, पहले 50 किलो का आता था, फिर 45 किलो की बैग साइज की थी 2018 में, ताकि लोगों को आदत थी कि एक बैग डाल देंगे, 2 बैग डाल देंगे, तो ठीक है 1 बैग 2 बैग डालो, बट अब से बैग जो रहेगी 45 केजी की रहेगी, ये लोगों को फिर पता चलने लगा। तो कंजम्पशन जो है यूरिया का वो कहीं ना कहीं गॉन अप ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर्स। तो हम कहेंगे कंपलसरी नीम कोटिंग और गवर्नमेंट ने बैग साइज कम करने के बाद भी यूरिया का जो कंजम्पशन है वो पिछले 6 साल में बढ़ते हुए दिख रहा है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होना चाहिए था, बट यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इतना सब कोशिशें करने के बाद भी। तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है, डिस्करेजिंग फार्मर्स फॉर अप्लाइंग टू मच यूरिया। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूरिया अप्लाई नहीं करना है। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है DAP, या फिर म्यूरिएट ऑफ पोटैश है MOP, विच हैव ओनली प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैव हाई इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ करना चाहिए। तो डिस्करेज करना है, फार्मर्स को डिस्करेज किया गया फ्रॉम अप्लाइंग टू मच यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलो, या फिर ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन यूज़ नहीं कर रहा है, इज़ लाइकली टू बी की पॉलिसी गोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हम कहेंगे लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहला गोल यही रहा है, और लोकसभा इलेक्शन के बाद सरकार का, कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को यूज़ करने में इनकरेज ना करे ज़्यादा यूरिया। एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन यूज़ करना है। बैलेंस फर्टिलाइजेशन यानी अच्छे से बैलेंस हर चीज़ होनी चाहिए उस फर्टिलाइज़र में, यानी N होना चाहिए, दैट इज़ फॉस्फरस, N होना चाहिए, उसके अलावा P होना चाहिए फॉस्फरस, पोटेशियम होना चाहिए K, ये सब चीज़ें होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए या फिर फॉस्फरस होना चाहिए, और कहीं ना कहीं P यानी पोटेशियम होना चाहिए। सेकेंडरी यानी उसमें सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम होना चाहिए, और माइक्रो यानी आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन,
मॉलिब्डेनम, ये सब न्यूट्रिएंट जो है ये राइट प्रोपोर्शन में यूज़ करने चाहिए। सॉइल का टाइप देख के, सबकी सॉइल अलग अलग है, इसलिए सबके सॉइल के सबके क्रॉप्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स लगती है अलग अलग स्टेजेस पे फर्टिलाइजर की। फार्मर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डालना शुरू कर देते हैं विदाउट नॉलेज लिए कि सॉइल को क्या ज़रूरी है, उनकी सॉइल कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी खेती है तो मेरी इसमें सॉइल अलग है, आपकी खेती है तो आपकी इसमें सॉइल अलग रहेगी। तो सॉइल की क्वालिटी देख के फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना चाहिए, ये यहाँ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस सिस्टम लाया जाता है 2010 से, यानी हम कहेंगे कि यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार जो थी उन्होंने लाया था, जिससे यही देखा था कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन मिलना चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट की बेस्ड सब्सिडी थी, यानी न्यूट्रिएंट पे आधारित रहेगी। जितने आप न्यूट्रिएंट कंटेंट लोगे उतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो न्यूट्रिएंट जो होंगे वो एक बैलेंस अप्रोच रखोगे तो अच्छी सब्सिडी भी मिल जाती थी। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से पहले सब्सिडी दी जाती थी। अंडर इट गवर्नमेंट जो है फिक्स करती थी पर केजी सब्सिडी, जैसे एन के लिए कितनी लगेगी, पी, के और एस के लिए कितनी लगेगी, नाइट्रोजन के लिए कितनी लगेगी, फॉस्फोरस के लिए कितनी लगेगी, पोटेशियम के लिए कितनी लगेगी या सल्फर के लिए कितनी लगेगी, ये सब चीज़ों के आधार पर यह सब्सिडी दी जाती थी। ये जो सब्सिडी है ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट कंटेंट से लिंक थी, और यहाँ पे आइडिया यही थी कि कहीं ना कहीं अच्छे से हम कहें तो फार्मर्स को यूरिया प्रोवाइड किया जाए जिसमें न्यूट्रिएंट सबसे अच्छे तरह से मात्रा में डाले हो। तो डीएपी जो है, डीएपी यानी हम यहाँ पे जो कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर जो डीएपी बताया वो अगर आप देखते हो तो जैसा यहाँ देखिए डाई अमोनियम फॉस्फेट या एमओपी। अगर हम डीएपी की बात करें तो डीएपी में 18% एन होना चाहिए, 46% पी होना चाहिए। एमओपी की बात करें तो 60% के होना चाहिए। अब आपको एन यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये तो पता ही। तो ये कहीं ना कहीं एन पे के, एन पी के एस ये फर्टिलाइजर्स में होना चाहिए, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ऐसा कहा जाता था। एनबीएस की बात करें, ठीक है, तो एनबीएस यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये सब चीज़ें ठीक से मिल रही तभी सब्सिडी देनी चाहिए। विद द मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जो होती है वो कंट्रोल करना है, और राइज जो है प्राइस की वो जस्ट 16.5% बढ़ाई गई थी। यानी हम कहेंगे कि 4,830 जो थी वहाँ से 5,628 पर टन इतनी की गई थी एनबीएस लगाने के पहले, पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एनबीएस, है ना। एनबीएस आने के बाद इतना इतना यहाँ पे प्राइजेस में चेंजेस हुए थे। तो यूरिया का कंजम्पशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज बोथ थ्रू एनपीएस 10 ईयर्स एंड 10 ईयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, दोनों के वक्त भी ये बढ़ा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनके वक्त बढ़ा, उनके वक्त नहीं बढ़ा, उनके वक्त बढ़ा, इनके वक्त नहीं, दोनों के वक्त बढ़ा है। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आपको नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स जो है ये भी देखने मिल रहे हैं। तो बीइंग ब्रॉट अंडर प्राइस कंट्रोल, इसको भी प्राइस कंट्रोल में लाया जा रहा है। यूरिया का यूज़ कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि सॉइल अच्छी रहे लोगों की। तो ये सब यहाँ पे कोशिशें हैं, और हम कहेंगे कि एक मीन प्राइसिंग जो है डीएपी की वो सबसे ज़्यादा है, डीएपी एमओपी की सबसे कम है। तो डीएपी जो होता है इसको रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ राइस और वीट में ही यूज़ होना चाहिए, जिसके लिए ठीक है उसके लिए यूज़ होना चाहिए। इसीलिए ये इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी हाई है, और बाकी क्रॉप्स जो होते हैं उनको पी रिक्वायरमेंट्स उनको मिल जाती है बाकी जो भी फर्टिलाइजर्स है वहाँ पे। इंडिया जो होता है इज़ हेवीली इम्पोर्ट डिपेंडेंट इन फर्टिलाइजर्स। तो इंडिया जो भी फर्टिलाइज़र कर रहा है वो बाहर के देशों से मंगाता है ज़्यादातर, यानी इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर्स को। हम ये कहेंगे बी इट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स हो या फिर इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल हो, हर चीज़ हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। और अगर मार्केट प्राइजेस जो है इंडिया में ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि वर्ल्ड में यानी ग्लोबल प्राइजेस ही बड़े हैं, तो इसीलिए ये सब बढ़ रहा है। या फिर एक्सचेंज रेट जो है इंडिया के करेंसी के वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, डॉलर बहुत अच्छा हाइट पे जा रहा है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हम कहेंगे जियोपॉलिटिकल रीजन से, कहीं वॉर चल रहे, कहीं पे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण भी बहुत प्रॉब्लम जाते हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि हम बाहर के देशों पे डिपेंड है अपने फर्टिलाइजर्स को लेके। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कूलिंग ऑफ इंटरनेशनल प्राइजेस जब होती है, यानी जब भी इंटरनेशनल प्राइजेस कम होते हैं तो गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी टू नेक्स्ट गवर्नमेंट टू रैशनलाइज एमआरपीज ऑफ फर्टिलाइजर, है ना। तो अगली आने वाली सरकार को कहीं ना कहीं एमआरपी कम में देते आएगा, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा होगा। और ये दिस को इन्वॉल्व ब्रिंगिंग यूरिया अंडर एनबीएस में, यूरिया को लाया जाए ना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में, जिस कारण हम कहीं ना कहीं जो भी एमआरपी में प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसमें सब्सिडी बढ़ा के उसके रेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके, उस पर ज़्यादा सब्सिडी दे के। तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है, ये अच्छे से याद रखेगा। बैलेंस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, और ये जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, CDSCO को लेके। तो ये क्या है, तो यहाँ सबसे पहले इसका सिलेबस तो करंट इवेंट में जाता है, ये आपको बता दूँ। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका सिलेबस जाएगा करंट इवेंट्स में, करंट अफेयर्स में। देखा गया तो मार्च 15, 2014 से जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO,
ये एक सोल अथॉरिटी है, हम कहेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल है कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है, यानी एनओसीज देती है। किसको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलते हैं? तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यानी जो दवाइयाँ बनाती है, जो ड्रग्स बनाती है उनको। तो ड्रग्स आपको पता है, ड्रग्स यानी दवाइयाँ, तो ये कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चर करती है ड्रग्स उनको। अब ये एनओसीज क्या होती है? ये एनओसीज जो होती है ये स्पेसिफिकली अप्लाई होती है उन ड्रग्स को जिनको दैट आर अनअप्रूव, जो अप्रूव नहीं हुए हैं, जो नए हैं, जो बैन किए गए हैं, बट इंटेंडेड सोनली फॉर एक्सपोर्ट पर्पज, जो बना इसीलिए रहे ताकि बाहर के देशों में भेजे जा सके, एक्सपोर्ट किए जा सके। यानी इंडिया में तो अनअप्रूव्ड है, इंडिया में वो नहीं बनेंगे, नए हैं, इंडिया में बैन है, बट एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बने हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए ऐसे कोई ड्रग्स बनाना चाहते हो, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो दिस मूव सेंट्रलाइजेस अप्रूवल प्रोसेस, यानी एक ही जगह से अप्रूवल मिलेगा, ये हुआ है। तो मई 15, 2014 से आपको ये होते हुए दिखेगा। तो हम कहेंगे कि ये सब होगा, तो ये होगा। और यहाँ पे जो पावर है प्रीवियसली जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पास थी, ये पावर यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वही अब कंट्रोल कर पाएगी। तो ये न्यूज़ में रहा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है, ये है क्या? तो ये CDSCO जो है, CDSCO जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए। कहीं ना कहीं रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, सेफ्टी के लिए काम करती है, उनकी क्वालिटी अच्छी रहे इसके ऊपर काम करती है दवाइयों की। CDSCO एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है और उसके फंक्शंस वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दिए। और ये काम करती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंडर 1940 में, 1940 में जो बना था। और जो मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। और ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRA, इंडिया के लिए NRA करके काम करती है। CDSCO जो है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले ड्रग्स को अप्रूव करना, अप्रूवल देना नए ड्रग्स जो है इंडिया में यूज़ होने के लिए। दूसरा क्लिनिकल ट्रायल्स, ये ठीक है कि नहीं, वो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करना हमारे देश में। उसके अलावा हम कहेंगे कि यानी कहीं ना कहीं चेक करना, स्टैंडर्ड्स बनाना ड्रग्स के लिए कि भाई आप ऐसा ऐसे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल रखना, इंपोर्टेड ड्रग्स को, जो ड्रग्स इंडिया बाहर से मंगा रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ये देखना। कोऑर्डिनेशन करना स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि जो भी स्टेट्स में वो ड्रग यूज़ होने वाली, वो दवाइयाँ यूज़ होने वाली है, क्या वो सही है कि नहीं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और ठीक से चलाना है ये उनको बताना हर चीज़ को। स्पेशलाइज्ड लाइसेंस, कुछ लाइसेंस ग्रांट करना अगर क्रिटिकल ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, जैसे वैक्सीन या सेरा बोलिए, या फिर हम कहेंगे मेडिकल डिवाइसेस जो भी इंडिया में बन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उसका ओवरसाइट करना, उसको देखना, उसकी स्क्रूटिनी करना ठीक से वो काम कर रहे कि नहीं। फॉर एग्जांपल BP चेक करने के लिए कुछ डिवाइसेस लाए तो वो ठीक है कि नहीं, कुछ सलाइन से, कुछ इंजेक्शन से, जो भी है, जो भी डिवाइसेस है जो यूज़ हो रहे हैं किसी बीमारी को चेक करने के लिए या जो भी, उसका सब कुछ यहाँ पे ओवरसाइट करना। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये हेड होते हैं CDSCO डिपार्टमेंट के। DGCI जो होते हैं, ये जो DGCI है ये अप्रूव करते हैं लाइसेंस स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स को, जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम कहेंगे फ्लूइड्स होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं, सेरा होता है इंडिया में, इन सबको। एडिशनली ये स्टैंडर्ड भी बनाते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे बेचने चाहिए, इंपोर्ट होने चाहिए कि नहीं, बाहर से कौन से मंगाने चाहिए, इंडिया में किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये सब किसके हाथ में होता है? तो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में, DCGI के हाथ में होता है। तो इस तरह से ये एक न्यूज़ रही है ड्रग्स को लेके, हम कहेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को लेके। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था लिव मिंट। अब अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं और वो है कस्टडियल डेथ को लेके। कस्टडियल डेथ, कस्टडी में किसी की डेथ हो जाना, यानी जैसे किसी को कस्टडी में रखा है, पुलिस कस्टडी में रखा है, जेल में रखा है, तो उसकी डेथ हो जाना, इसको लेके अब न्यूज़ रही है और इसका सिलेबस जाता है GS2 में। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उन्होंने ये नेसेसिटी दिखाई है कि हमें ज़्यादा रिगरस अप्रोच रखना पड़ेगा, ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा जब भी हम बेल देते हैं। बेल एप्लीकेशन आती है पुलिस ऑफिसर्स से जिनके ऊपर कहीं ना कहीं केसेस दर्ज है कस्टडियल डेथ्स की। यानी फॉर एग्जांपल एक पुलिस वाला है, उस पुलिस वाले के कस्टडी में रहने वाले कुछ कभी किसी की डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं जब भी उस ऐसे पुलिस ऑफिसर से बेल एप्लीकेशन आते हैं तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। बेल यानी जो जमानत करते हैं, जब बेल होती है तो जो भी व्यक्ति पे कुछ ये चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक वो चार्जेस प्रूव ना हो जाए, जब तक उसके ऊपर केस चल रही है, तो उसके लिए बेल होती है।
तो ऐसा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा है कोर्ट ने कि पुलिस ऑफिसर जो होता है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा ऑर्डिनरी पर्सन पे, ऐसा यहाँ कहा जाता है। मे विल्ड मोर इन्फ्लुएंस दैन एन ऑर्डिनरी पर्सन। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड बेल ग्रांटेड टू पुलिस कांस्टेबल इन अ केस ऑफ कस्टडियल डेथ। तो एक कस्टडियल डेथ हुई थी, उसमें एक पुलिस वाले को कहीं ना कहीं दोषी पाया गया, तो उसको बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी इजीली बेल नहीं मिल सकती है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को जितनी इजीली बेल देते उतने एक पुलिस ऑफिसर को देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कस्टडियल डेथ हुई है। कस्टडियल डेथ क्या है? कस्टडियल डेथ यानी जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है कस्टडी ऑफ लॉ में, एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स में, या फिर हम कहेंगे करेक्शनल फैसिलिटी में, या फिर हमने उसको रखा हुआ है किसी सुधार गृह में जहाँ उसको सुधारा जा रहा है, करेक्शनल फैसिलिटी दे रहे, या फिर उसको जेल में रखा है, कस्टडी में रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए, जब क्या हो रहा है, केस चल रही है, तो उस वक्त किसी की डेथ हो जाना उसको कस्टडियल डेथ कहा जाता है। इट कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस केसेस, जैसे हम कहेंगे एक्सेसिव फोर्स जो यूज़ कर रहे पुलिस, उस कारण किसी की डेथ हो सकती है। नेग्लेक्ट कर रहे, उसके हेल्थ उसकी सब खराब हो रहा है तो भी उसको वहाँ रख रहे हैं। अब्यूज़ कर रही है जो अथॉरिटीज़ है वो, उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, इस कारण डेथ हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो क्राइम पब्लिक सर्वेंट करते हैं अगेंस्ट अरेस्टेड और डिटेन पर्सन, ऐसे लोगों के खिलाफ जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनको बंद किया गया है, जो कस्टडी में है, इस कारण कस्टडियल वायलेंस हम उसे कहते हैं। तो ये जो है ये क्राइम है कस्टडियल वायलेंस का, जो कर रहा है एक पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट को उतना पता चलना चाहिए कि भाई ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, हम लोगों ने, ये पब्लिक सर्वेंट्स को पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी कस्टडियल डेथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 जो होता है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। आपको जीने का अधिकार है, आपको एक लिबर्टी है, इसमें राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर, आपको टॉर्चर ना हो, इससे भी आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम है। दूसरा, क्रूएल या आपके साथ बुरी ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट या फिर फालतू की ट्रीटमेंट या फिर पनिशमेंट्स आपको देना कहीं ना कहीं एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, आपका अधिकार छीनता है। कॉन्स्टिट्यूशन 20 जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट के खिलाफ, यानी मन मर्जी से कोई पुलिस वाला आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है, जितनी कोर्ट ने बोली उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता है। वो चाहे सिटीजन रहे इंडिया का, या फॉरेनर रहे, या कोई भी लीगल पर्सन जैसे कंपनी रहे, कॉरपोरेशन रहे, इन लोगों को जितनी कोर्ट ने पनिशमेंट सुना है उससे ज़्यादा पनिशमेंट कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं दे सकता। 3 प्रोविजन है इस डायरेक्शन में। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दिया। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी पुराने जो क्राइम है, वो किए हुए जो क्राइम है, इस पर नए जो लॉ बन रहे हैं वो लागू नहीं होंगे। जैसे पुराने टाइम पे किसी ने तो भी एक एक्ट आने का था, उसके पहले किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया था जो कि लॉ में क्राइम नहीं था, वो एक्ट आने के पहले। अब उसने कल क्राइम किया और आज लॉ बना, तो आज का बना हुआ लॉ कल के किए गए क्राइम पे अप्लाई नहीं होता, इसको कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने खिलाफ ही गवाही देने में, आपको अपने खिलाफ ही एविडेंस बनने में, विटनेस बनने में कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप चाहो तो आप खुद अपना जो भी आपने ऑफेंस किया है उसको आप कबूल कर सकते हो, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे ये नहीं होगा। ऐसा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है, और नो डबल जियोपार्डी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक ये केस थी, इसमें ये कहा था कि स्टेट कुड नॉट परफॉर्म नार्को एनालिसिस, नार्को टेस्ट नहीं की जा सकती है स्टेट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो नहीं की जाती है ऑन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट, यानी किसी को पूछे बिना किसी इंडिविजुअल के ऐसे ज़बरदस्ती कोई टेस्ट नहीं की जा सकती है। ये भी यहाँ पे कोर्ट ने कहा हुआ है। लीगल प्रोटेक्शन जो है कस्टडियल डेथ को लेके वो और भी है। जैसे सेक्शन 24 में अगर आप जाओगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसमें ये कहा है कि जितने भी कन्फेशंस हैं, यानी किसी ने भी बोला कि मैं अपना जो भी ये है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी मैंने ऑफेंस किया है उसको, तो हम कहेंगे एक्यूज्ड बाय सकम्बिंग टू द थ्रेट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो उसके ऊपर दबाव डाल रही है, उसको मार रही है, तो ऐसे वक्त कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेगा अगर ऐसा पता चला तो सेक्शन जो है वो टू प्रिवेंट द एक्यूज फ्रॉम गिविंग कन्फेशन यूजिंग फोर्स अगेंस्ट हिज विल, पुलिस वाले मार के आपसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, कोर्ट इसको नहीं मानता है। दूसरा है सेक्शन 330 और 331 जो है आईपीसी का, वो क्रिमिनलाइज करता है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट
यानी हम जो लोग हैं वो किसी को कोई हर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते हैं। अगर मारा गया, कुछ हर्ट किया गया तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 41 जो है सीआरपीसी का, इसको अमेंड किया गया था 2009 में, और उसमें सेफगार्ड डाले गए थे अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ। यानी किसी को भी अरेस्ट करके आप जेल में नहीं डाल सकते हो, उसके लिए आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, रीज़न होना चाहिए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अरेस्ट जो होंगे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए या फ्रेंड्स को बताना चाहिए, या पब्लिक के सामने ही किए जाने चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए। किसी को चुपचाप में उठा के ले जाना और उसके खिलाफ कुछ एक्शंस लेना, ये ठीक नहीं माना जाएगा। ये ऑलरेडी कहा गया है। पुलिस वालों को ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, समझनी होगी कि इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए, आखिर वो पब्लिक सर्वेंट है। तो प्रोटेक्शन है थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम कहेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी वकील करने का अधिकार सबको मिलता है। ये हमारे कुछ लॉज कहते हैं। इतना ही नहीं तो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है कस्टोडियल टॉर्चर्स को लेके। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ 1948 का, इसमें प्रोविज़न दिया है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा लोगों को टॉर्चर से और डिसअपियरेंस से, एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, उनको कहीं दिखना नहीं है, ये नहीं करना है, इसके खिलाफ। यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 जो है वो ये कहता है कि ट्रीट करना है प्रिजनर्स को डिग्निटी के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ। चार्टर क्लियरली कहता है कि वो प्रिजनर्स होंगे तो भी उनके पास अपना फंडामेंटल फ्रीडम है और उनके पास ह्यूमन राइट्स है, आखिर वो भी एक इंसान है। ये सोच समझ के ही काम करना है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलो, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बोलो, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स बोलो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ बोलो, सब में प्रोविजन है कहीं ना कहीं जिससे लोगों को टॉर्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है। नेल्सन मंडेला रूल्स आए हैं, 2015 में आए थे, उसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में, जिसमें कहा गया था कि जो प्रिजनर्स हैं उनको ट्रीट करना होगा डिग्निटी के साथ, उनको टॉर्चर नहीं करना है, उनके साथ बुरी ट्रीटमेंट नहीं करना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, UN-CAT जो होता है, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करते हैं। उसमें भी ये कहा गया है कि प्रिवेंट करना है टॉर्चर, उनके साथ क्रूएल्टी, बुरा बर्ताव, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, या फिर कहेंगे पनिशमेंट जो है वो फालतू की उनको देना या फालतू की उनके साथ ट्रीटमेंट दिखाना। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अथॉरिटीज़ को समझना होगा। तो ये है कहीं ना कहीं कस्टडियल डेथ को लेके जो न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इस पे अब सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। और हम कहेंगे ये जो करंट अफेयर था, इस न्यूज़ का जो सोर्स था वो था ET लीगल वर्ल्ड। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को देखने की। सो जो पहला MCQ आपको देखने मिल रहा है वो है ऑक्सीटॉक्सिन को लेके। ऑक्सीटोसिन इज एन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन्स हाइपोथैलेमस एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड ऑप्शन इज ऑक्सीटोसिन helps contract the uterus during labor, facilitating childbirth. Third, in the dairy sector, livestock is injected with hormone to increase milk production. Fourth, World Health Organization WHO recommends carbetocin as a safe and effective alternative to oxytocin. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, only three, या all four? Question number 2. With reference to Central Drug Standard Control Organization CDSCO, consider the following statement. It is Central Drug Authority responsible for discharging functions assigned to central government under Drugs and Cosmetics Act 1940. It operates under Ministry of Health and Family Welfare. Third, Union Minister of Health and Family Welfare is the head of CDSCO department. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. Question number 3. Consider the following statements about drip pricing. It is the pricing technique used by firms where they initially advertise only part of product's price. Second, it makes comparison shopping easy. An airline ticket advertised without including baggage fees is a form of drip pricing. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three, या फिर none. जो भी आपका ऑप्शन सही लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब बारी है जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे 3rd और 4th मई के करंट अफेयर्स के, उसके आंसर जानने की। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C, क्वेश्चन नंबर 2 का है B, क्वेश्चन नंबर 3 का है B, क्वेश्चन नंबर 4 का C, क्वेश्चन नंबर 5 का C और क्वेश्चन नंबर 6 का C। आई होप आप सबके आंसर्स करेक्ट निकले, और जिन्होंने इस पूरे क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट दिए उनका नाम है आकांक्षा लुचे।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।